नए जमाने की नई राजनीति का सिंबल क्या संबल बनने जा रहा है? विषय ये इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कहा था, जो हमारी विरासत पर दावा करते हैं, हिंदुत्व तब से है जब इनका अता पता भी नहीं था। आज जो लोग आतंकवाद को पलवित व पुष्पित कर रहे हैं, तब इनका अंडा भी नहीं फूटा था इस धरती पे। आप अनुमान करिए, ये लोग हमारी विरासत पर दावेदारी करते हैं जब इनका कहीं अता पता नहीं था, बीज भी नहीं फूटा था, तब ये विरासत हमारी थी। और उसी महाभारत में भगवान वेदव्यास एक जगह कहते हैं, जब महाभारत जैसा महाप्रबंध काव्य रचा गया, पूछा गया ये क्या है इसमें, तो उन्होंने एक बात कही थी कि धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि हास्ति त्वदन यत्र यन्ने हास्ति न त्वत्क्वचित्। यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो ये चार मानवीय पुरुषार्थ हैं, इनसे संबंधित जो कुछ भी पूरी दुनिया के अंदर है, वह इस महाकाव्य में है, और जो इसमें नहीं वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात हो रही है और ये महाभारत के संदर्भ में हो रही है। लेकिन हर्षवर्धन जी, मैं इस संदर्भ को जरा मॉडर्न पॉलिटिक्स में लेकर आऊं। आज भी तो लड़ाई के चार बिंदु यही है ना। आप उसको धर्म की राजनीति से जोड़कर देख लें, अर्थ की राजनीति से जोड़कर देख लें, मोक्ष तो होना नामुमकिन सा है, तो उसका विषय मैं छूऊं ही क्यों। लेकिन ये जो संभल में हुआ, ये संभल में जिसने डेमोग्राफी बदल दी, जिसने लोगों की पहचान बदल दी, मंदिर की पहचान बदल दी, 1978 के बाद जो कुछ बदला वो बदला तो बदला। अब अर्थ में कहाँ पर इसमें भी कटिया डालने की कोशिश हो रही है, सवाल ये भी है। वो अर्थ की बात हो रही थी ना, तस्वीरें भी आप देखिएगा, रिएक्शन आप दीजिए। नहीं, देखिए, बिजली चोरी ये कोई इस देश में बहुत कोई ऐसी अलौकिक अभूतपूर्व घटना नहीं है, और जहां भी बस्तियां ऐसी होती हैं वहां हो जाती है। पूर्व घटना क्यों है, मैं ये बता रही हूँ। हो सकता है आपने ऐसी तस्वीरें और देखी होगी, मेरी नजर में पहली बार आई कि मंदिर, माफ कीजिएगा, मस्जिद से कटिया निकलकर तार पे जाके लग रहा है और फिर वहां से बाकी घरों में सप्लाई हो रहा है। ऐसा लगा ठेकेदारी है वहां पे उस मस्जिद की और वहां से बिजली की सप्लाई होनी है बाकी घरों में। देखिए, वैसे तो दिल्ली के संदर्भ में भी ये बात कर लेनी चाहिए कि पाइपलाइन के ठेकेदार क्या क्या करते हैं। दिल्ली जल बोर्ड का पानी बाद में पहुंचता है, उनका पहले पहुंच जाता है, और अरविंद जी के 11 वर्षों के शासनकाल में भी वो स्थिति सुधरी नहीं है। तो बिजली वाले भी अपना काम धंधा करते हैं। और ये भी सच है कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई और उन्होंने कहा कि हर गांव तक बिजली पहुंचाएंगे, तो एक और कार्यक्रम था जिसका बड़ा विरोध हुआ जगह जगह पर। कुछ अलग अलग वजहें देकर विरोध हुआ। वो वजह क्या थी? नरेंद्र मोदी ने कहा ये जो बिजली का लॉस होता है, तो इसको पहुंचाने में जो लॉस है सबसे ज्यादा क्या है, तो कहते थे कटा फटा तार, टूटा हुआ ट्रांसफार्मर, ऐसे ऐसे बातें की जाती। लेकिन असली क्या था कि हर थोड़ी दूर पे एक कटिया लग जाती थी। अब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो देश भर में सारे लोगों को कहा गया कि भैया ऊपर नहीं होंगे तार, खुले में नहीं जाएंगे। आपको याद होगा अंडरग्राउंड वायरिंग हुई, जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव दो लड़के निकले थे तो उससे लग्गी से इसे हटा हटा के उनको जाना पड़ रहा था, क्योंकि ऊपर तार लग रहा था ना। लखनऊ में, काशी में जब प्रधानमंत्री पहली बार गए थे तो पूरी काशी की गलियों में उनको तार, एसपीजी वालों को बड़ी मुश्किल हो रही थी। अब ये सब का सब चोरी का, बेईमानी का, भ्रष्टाचार का, उस सब का एक मूल कारण है जो संभल में हो रहा है। इसका मतलब अभी भी वहां वो सब बचा हुआ है। अब कोई कह देगा कि भाई मुस्लिम बस्ती है इसलिए तो तुरंत सांप्रदायिक हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि जहां भी ऐसी कोई आबादी है, जहां भी ऐसी कोई अनियमित कॉलोनी है, वहां पर यह सब धंधा चल रहा है। और वो धंधा राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान है, राष्ट्रीय, जिसको हम कहते हैं किसी भी समाज की बेहतरी का, उसके रास्ते में बाधा है, और उसकी वजह से भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, अराजकता, वो सब का सब है। और आप सोचिए, क्या इसी में बिजली विभाग का अधिकारी नहीं जुड़ा होगा?
क्या इसी में जो वहां के जो कहने को तो मौलाना होंगे लेकिन प्रभावी लोग होंगे, क्या वो नहीं जुड़े होंगे? और हम उम्मीद करते हैं कि चूंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है तो जितने लोग ऐसे धतकर्म कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और मैं तो कहूंगा उनके नाम भी देश को पता चले। सिर्फ पत्थरबाजी करना गलत नहीं है, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान पहुंचाना, जैसे रेलवे से चद्दर ले जाना गलत है, वैसे ही कटिया मार के बिजली जलाना भी गलत है। इस पर भी उसी तरह कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बात से मुझे विजय जी एक और बात याद आ गई। जब मैं इसी 2024 इलेक्शन के दौरान बनारस की भी गलियों में घूम रही थी, तो ऐसे ही बनारसी काम करने वाले कारीगरों के मोहल्ले में, जो कि एक मुस्लिम मोहल्ला था, मैं वहाँ पर भी पहुँची तो सब बड़े परेशान थे। अरे हमारा काम धंधा बिल्कुल चौपट है, सड़क खोद कर रख दी है। तो भाई कोई भी बाहर से आया, अचानक से पहला रिएक्शन ये होता है, क्या हो गया, क्या परेशानी आ रही है आपको, क्यों खुदाई कर दी गई, प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है? कि कुछ नहीं जी, बिजली का तार यहाँ डाला जा रहा है। एक ही चीज़ को देखने के दो नजरिए हो सकते हैं ना। आप पॉजिटिव साइड देखेंगे कि बिजली का तार डाला जा रहा है जिससे कि ओवरलाइन वायरिंग जो है उससे आपको आज़ादी मिल जाए, या फिर हमारा धंधा चौपट हो गया कि सड़क खोद के रख दी। देखिए, दोनों पक्ष हैं उसके। एक तो ये है कि जो अंडरग्राउंड वायरिंग हुई है उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है पूरे देश भर में जी। और ये भी सच है कि बिजली चोरी हिंदुस्तान की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी आदत है, समस्या मैं नहीं कह रहा, आदत है। मतलब जिन लोगों को जहाँ पर मौका मिलता रहा, अब फिर भी थोड़ा सा इसमें बदलाव आया है, लेकिन बहुत हद तक हर शहर हर कस्बे में ये जो है चल रहा है। और ख़ास तौर से यदि धार्मिक स्थलों का जिक्र करें, वो किसी भी धर्म के हों, वहाँ पे बिजली का बिल नहीं आता है, वहाँ सब मुफ्त में बिजली, वो कटिया से ही चलती है। अब यहाँ पर उसका एक्सपेंशन हो गया कि, और एक्सटेंशन हो गया कि उसी से वो और घरों को बिजली देकर अपना बिल ले रहे जी। मैं ऐसे घरों को भी जानता हूँ जहाँ पर मकान मालिक छोटे शहरों में वो बिजली का बिल नहीं देते, मीटर बंद रहता है, तो उनका एक फिक्स मीटर बिल आ जाता है कि 200 रुपये 500 रुपये जो भी आता है उस शहर के हिसाब से, और वो अपने किराएदारों का मीटर चलाते हैं। तो मतलब वो 10,000 रुपये बिजली का बिल लेते हैं किराएदारों से और बिजली बोर्ड को 200 रुपये देते हैं। मीटर तो डाउन हो गया सबका, मीटर डाउन है। तो वो सबका इस तरह की चोरी हो रही है। और संभल में जो घटना हुई है, इसका मतलब ये है, एक तो योगी साहब की सरकार 7 साल से है, उसमें बहुत पहले इसका पता चल जाना चाहिए था। इसका मतलब है कि वहाँ जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये मंदिर की घटना भी जो आप 46 साल बाद कह रहे हो, किसी कारण से वो उजागर हो गई, लेकिन इसका मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भी मिली भगत पूरी तरह से, जिसका हर चीज जिक्र करें कि उन सब लोगों को भी सामने आना चाहिए। ये सब जो चोरी हो रही है, वो जो एक धर्म स्थल से दूसरे लोगों को भी, एक तो कटिया डाल के पहले तार डाल रखा और फिर वहां से पूरी बिजली, मुझे बताया गया कि करीब 60-70 घरों में वो बिजली, मैं डीएम की बाइट सुनवा देती हूँ, वो 250 से 300 घरों में बिजली की चोरी हो रही, चोरी की बिजली से घर चल रहे हैं, सोचिए। और घरों में ये जो बिजली पहुंच रही है वो भी मस्जिदों और मदरसों से भी पहुंच रही है। मैं जरा डीएम का बयान सुना देती हूँ। डीएम साहब भी, बिजली बोर्ड भी, वो भी तो देखे ना, वो भी तो अकाउंटेबल है इसके, बिल्कुल अकाउंटेबल है। और ये कोई आज तो हुआ नहीं है। इसी क्रम में जब देखा तो बहुत सारी कटिया लगी हुई थी, और एक तरह से कहेंगे कि 250 से 300 घरों में बिजली चोरी, और घरों में जो यहाँ पे मस्जिद हैं, मदरसे हैं, उनमें भी हमने बिजली चोरी पकड़ी। तो बिजली चोरी कहाँ से की जा रही थी? ये एक छत है, यहाँ पे आप सामने देख पा रहे हैं, इसी के ऊपर लगभग 100 से 150 घरों को सप्लाई हो रही थी, और पूरी छत को एक अवैध बिजली घर का रूप दिया गया था, तो उसी को हमने पकड़ा। इसके अतिरिक्त जितना भी रास्ते में कटिया लगी हुई थी सबको हमने अभी FIR भी कराएंगे, वसूली भी होगी, और प्रॉपर उसका एस्टीमेट बनाया जाएगा और कार्रवाई होगी। मस्जिदों के ऊपर से भी चोरी की जा रही है? बिल्कुल, कुछ मस्जिदों के ऊपर मिला है, उन पर कार्रवाई होगी। कितने मस्जिदों से देखे होंगे? हमने लगभग 150 से 200 घर और उनके बीच में आने वाली जो 5-6 मस्जिद थी उनको देखा। अभी भी आपकी कार्रवाई जारी रहेगी? अभी लगातार जारी रहेगी जब तक संभल को बिजली चोरी से 100% मुक्त नहीं करेंगे, तब तक कार्रवाई जारी रहेगी। अब देखिए, यहाँ पर तो प्रशासन ने अपना काम कर दिया है, लेकिन इससे बड़ा मुद्दा जो देश की संसद में चला, यानी संभल से मैं आपको अब दिल्ली लेकर आ रही हूँ, दिल्ली के पार्लियामेंट तक लेकर आ रही हूँ, और संविधान के विषय पर चर्चा हो रही थी। इस पर बात राहुल गांधी ने भी रखी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रखी। और जब ये रिएक्शंस आप सुनेंगे कि करके मैं दोनों बयान, हालांकि बहुत लंबा भाषण था प्रधानमंत्री का, उतना तो भाषण नहीं सुनाया जा सकता,
राहुल गांधी का तकरीबन 20-26 मिनट का भाषण था, वो भी पूरा नहीं सुनाया जा सकता। लेकिन अगर उसका क्रक्स निकालने की कोशिश करें, हम कहानी कुर्सी की में चर्चा में करेंगे इस क्रक्स निकालने की कोशिश। ये मुकाबला ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो एक तरफा मुकाबला है। राहुल गांधी मनुस्मृति लेकर आ गए, एकलव्य की कहानी उन्होंने सुना दी। एकलव्य के कटे हुए अंगूठे को आज की तारीख में आदिवासी को वो क्या ताकत देना चाहते उसे को रिलेट भी करने की कोशिश की। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले तो उन्होंने संविधान से लेकर जो मौजूदा विपक्ष की राजनीति चल रही है उस पर उन्होंने करारा हमला बोला। उन्होंने नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस पार्टी की यूं कहें कि सारी परतें उधेड़ कर रख दी। एक एक करके आप दोनों के रिएक्शन सुने। पहले राहुल गांधी को सुने, उन्होंने क्या कहा था। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था, जिसकी आप पूजा करते हैं। Do you support? No, you read those words because when you speak in Parliament about protecting the Constitution, you are ridiculing Savarkar. You are abusing Savarkar. जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो, तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। यह कॉन्स्टिट्यूशन में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर रहे, और जिसका रेप हुआ है, जिसके परिवार, उस परिवार को बंद कर दिया जाए? कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, मनुस्मृति में लिखा है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। और अगर आप कहते हो कि यूपी में आपका राज है और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू होता है, वहां पे मनुस्मृति लागू हो रही है। हमने संविधान संशोधन किया, हमने देश की एकता के लिए किया। बाबा साहब आंबेडकर का संविधान 370 की दीवार के कारण जम्मू कश्मीर की तरफ देख भी नहीं सकता था। हम चाहते थे बाबा साहब आंबेडकर का संविधान हिंदुस्तान के हर हिस्से में लगना चाहिए, और इसलिए बाबा साहब को श्रद्धांजलि भी देनी थी, देश की एकता को मजबूत करना था। हमने संविधान संशोधन किया, डंके की चोट पर किया, और 370 को हटाया। और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तो उसको मोहर लगा दी है। आदरणीय सभापति जी, ये परंपरा यहां नहीं रुकी। जो परंपरा नेहरू जी ने शुरू की थी, जिसको दूसरे प्रधानमंत्री जी इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया, क्योंकि खून मुंह पे लग गया था, और इसलिए राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने संविधान को एक और गंभीर झटका दे दिया। सबको समानता, सबको न्याय, उस भावना को चोट पहुंचाई। राजीव गांधी ने शाह मानो कि उस भावना को, सुप्रीम कोर्ट की उस भावना को नकार दिया, और उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के खातिर संविधान की भावना को बलि चढ़ा दिया, और कट्टरपंथियों के सामने सर झुकाने का काम कर दिया। विजय जी, संविधान जैसे इतने गंभीर विषय पर चर्चा हो रही थी, संविधान दिवस मनाया जा रहा था, राहुल गांधी का स्पीच, हो सकता है मैं गलत लगूं, आपको गलत लगूं तो आप मुझे टोक दीजिएगा, लेकिन राहुल गांधी की स्पीच का जो तरीका था, जो कंटेंट था, ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे सोशल मीडिया के लिए रील बनाने वाला कंटेंट है?
उसमें संविधान पर चर्चा कहाँ थी? कहाँ थी उसमें संविधान पर चर्चा? तो मुझे इस बात पर आपत्ति है आपके कि आप राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के भाषण का मुकाबला कर रहे हैं। कोई ये मुकाबला ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। एक कोई तरफा मुकाबला था? नहीं, एक तरफा मुकाबला का मतलब ही आप मुकाबले में ला रहे हैं ना। नरेंद्र मोदी जी को बड़ा साबित करने के लिए आप उसको एक तरफा मुकाबला कहेंगे, ये ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी को उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता, वो अलग तरीके के नेता हैं। आप नरेंद्र मोदी के साथ उसको जोड़ना तो एक मतलब इस पर मैं कुछ बोलना ठीक नहीं है, टिप्पणी ठीक है। तो आप मतलब अच्छा, इनके भाषण से आप क्या समझे? राहुल गांधी के भाषण राहुल से? गांधी जी का भाषण से मुझे एक ही बात याद आई कि किसी ने कहा था मुझे बहुत दिनों पहले कि राहुल गांधी जी के लिए है कि ही डजंट मिस द अपॉर्चुनिटी टू मिस द अपॉर्चुनिटी। समझते हैं इस बात का मतलब कि वो मौका खोने का कोई मौका नहीं खोना चूकते। चाहते, नहीं चूकते ही नहीं है। हाँ। तो ये इतना बड़ा मौका राहुल जी के पास था। एक तो ये जो पूरा डिबेट हुई है वो कांग्रेस के आग्रह पर, कांग्रेस के उस पर पुश करने पर हुई है, पहली बात। दूसरी बात, वो विपक्ष के नेता हैं, अब केवल सांसद नहीं है। तीसरी बात, विपक्ष के नेता के तौर पे वो इस पूरी डिबेट को समअप कर रहे थे। उस समअप करने का मतलब था कि समअप ही कर दिया सर। जो पूरी डिबेट हुई है 2 दिन में, उस सब में जो हमारे विपक्ष के जो सांसद हैं जो उनके साथ खड़े हैं, उन सब की बात का भी उसमें वो जिक्र करे। इसके बाद संविधान को लेकर, क्योंकि संविधान पर बहस का मतलब ये साफ ही था कि कांग्रेस पर बहस होगी ही जी। तो कांग्रेस की जो कमजोरियां हैं जिस पर हम लोग हमला करते हैं, आपातकाल की बात करते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन कांग्रेस के साथ और संविधान के साथ बहुत सारी ताकतवर चीजें भी जुड़ी है, बहुत सारी स्ट्रेंथ भी है जो कांग्रेस ने दी है, जो जवाहरलाल नेहरू ने दी है, जो इंदिरा गांधी ने दी है। राहुल जी कम से कम उसका जिक्र तो करते। प्रधानमंत्री जो आलोचना कर रहे हैं वो तो ठीक है, आप उसका जिक्र करते कि आपने क्या क्या काम किया। दूसरी बात मैं कहता हूं कि 75 साल में क्या हुआ कि संविधान को देखेंगे तो उसका पहला पक्ष है, जो पहला पेज है वो है उद्देशिका, जिसे हम प्रस्तावना बोलते हैं। प्रस्तावना गलत शब्द है, वो उद्देशिका है। उद्देशिका का मतलब कि संविधान का उद्देश्य क्या है इस देश के लिए जी। और एक नीति निर्देशक तत्व है कि वो आगे हम कैसे करेंगे। क्या उन दोनों को 75 साल में हमने हासिल किया है या कहाँ तक पहुंचे? कांग्रेस ने जहां छोड़ा, मोदी सरकार ने, वाजपेयी सरकार ने या नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट ने उसमें क्या योगदान किया या नहीं किया, उसका भी वो हमला उस पर कर सकते थे। और ऐसा भी नहीं है, योगदान की भी कोई कमी नहीं है। हाँ। वो योगदान ही गिना सकते थे। वही मैं कह रहा हूँ कि उसको वो गिना सकते थे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जब राहुल जी का जो सबसे प्रिय विषय है अडानी का, जिसकी वो चर्चा करते हैं, तो वो उसको एक कनेक्ट कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी ने एक बड़ा अमेंडमेंट किया था, वो था राजाओं के प्रिवी पर्स को बंद करने का। तो वो कह सकते थे कि उनकी दादी ने, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इतना बड़ा फैसला किया कि राजाओं का प्रिवी पर्स बंद कर दिया और यहाँ एक सरकार कारोबारियों के साथ मिलकर चल रही है। ठीक, राजीव गांधी ने एक बड़ा ऐतिहासिक भाषण लिख दिया होता तो शायद बेहतर होता। 21 साल की जो उम्र थी उसकी वोटर की उम्र 18 साल कर दी जी। वो बड़ा फैसला है, पंचायतों को ताकत देने का बड़ा फैसला है। उस सब पर उन्होंने चर्चा नहीं की। और इस सरकार को कैसे घेरा जा सकता है, क्या क्या कि इस सरकार को तो राज्य केंद्र संबंधों पर चर्चा करके कर सकते थे। राज्यपालों की भूमिका अभी काफी समय से विवादास्पद रही, जिस पर राहुल जी का बड़ा प्रिय विषय रहा। अभी धनखड़ साहब को लेकर ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर, तो उस पर भी वो सवाल खड़े कर सकते थे। वो सवाल इसमें खड़े नहीं किए गए। ये उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। मुकाबला, विजय जी कह रहे हैं कि एक तरफा नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं था और उस मुकाबले में नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी किया ही नहीं जा सकता बिकॉज ही मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। सर